गॉट इट। पहला पॉइंट आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, जो आपने देख लिया स्ट्रोमा में प्रोटॉन बहुत कम होंगे और आपके ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तो प्रोटॉन विल बी मोर, तो दिस इज प्रोटॉन ग्रेडियंट। दूसरा मेम्ब्रेन होनी चाहिए इंटैक्ट, तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट है, प्रोटॉन्स को कहीं और से पास नहीं होने देगी, प्रोटॉन पास होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल से F0 F1 चैनल से ही पास होंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ओके अविनाश, आराधना, शिल्पा एंड रितिका बेटा, यस तो 3 रिक्वायरमेंट आपने देख ली, ठीक है बेटा, 3 रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई। आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट देख लिया आपने बनते हुए, दूसरा आपने यहाँ पे देखा इंटैक्ट मेम्ब्रेन, और तीसरा F0 F1 वाला चैनल भी आपने देख लिया। क्लोरोप्लास्ट में आपका जो ये चैनल होता है इसे आप CF1 CF0 बोलते हैं, एंड उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में तो इसे F0 F1 बोल रहे थे, यहाँ इसको आप CF1 CF0 बोलते हैं। सी का मतलब क्लोरोप्लास्ट है, बस CF1 लिखा है CF0 लिखा है तो समझ जाओ ये क्लोरोप्लास्ट का चैनल है, दैट इज। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, प्रोटॉन पंप होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप बोले तो भाई आपके थाइलाकोइड के अंदर ल्यूमेन में आपके प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, लेकिन ये प्रोटॉन्स आपके यूटिलाइज भी तो हो रहे थे, कहाँ, एटीपी बनाने में। ये प्रोटॉन्स आपके कहाँ यूज हो रहे हैं, दैट विल बी यूज इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी बनाने में ये यूज हो रहे हैं आपके प्रोटॉन्स, तो बेटा ठीक, तो यानी कि भाई आपके अंदर यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा बनाए रखनी है, तो कहीं से तो प्रोटॉन आने चाहिए ना। और गॉट इट रितिका, अविनाश, आराधना, शिल्पा, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर यस ठीक है, सर। तो कहीं से तो बेटा आपके प्रोटॉन आने चाहिए, तो आपके यहाँ पे कुछ प्रोटॉन पंप्स हैं जो क्या करेंगे, प्रोटॉन्स की सप्लाई करेंगे। जैसे कि आपका मैंने अभी बताया था फोटोलाइसिस में, ये वाला ऊपर जब हमने देखा था यहाँ पे, ये बताया था ना, ये आपका फॉर्म एटीपी बनाने में यूज होता है। तो ये फोटोलाइसिस में आपका क्या था, ये वाला जो प्रोटॉन है ये आपका कहाँ बन रहा है, ल्यूमेन में ही बन रहा है। ये आपका थाइलाकोइड मेम्ब्रेन दिखाई थी मैंने, दिस इज थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है बेटा। ठीक है, इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट क्या था, ये बाहर वाला जहां पे आपका क्या बन रहा है, NADPH बन रहा है, ये बाहर वाला पार्ट क्या है, स्टोमा है। स्टोमा के अंदर ये NADPH बन रहे हैं, आपका रिडक्शन जो हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोटॉन बने ये तो थाइलाकोइड के अंदर वाली साइड बन रहे हैं, यानी ये कहाँ बन रहे हैं, ल्यूमेन में बन रहे हैं, तो आपका ये प्रोटॉन यूज हो जाएंगे। इसी तरह आपके जो बाहर प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, आपके स्टोमा में भी प्रोटॉन्स होंगे यहाँ पे, तो वो प्रोटॉन्स कौन ले जाएगा, आपका प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और इन प्रोटॉन्स को ये अंदर छोड़ देगा, ल्यूमेन के अंदर छोड़ देगा। तो प्रोटॉन्स आपके स्टोमा से ल्यूमेन के अंदर आ जाएंगे, ल्यूमेन में आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्लास्टोक्विनोन। गॉट इट रितिका, अविनाश, आराधना, शिल्पा? यस सर ठीक है, तो ये आपकी 4th रिक्वायरमेंट थी, 4 रिक्वायरमेंट थी। पहला आपका क्या था, प्रोटॉन ग्रेडियंट, स्टोमा में आपका प्रोटॉन कम होगा, ल्यूमेन में ज्यादा होगा, दैट इज प्रोटोग्रेडियंट डेवलप होगा। दूसरा आपका था कि आपके इंटैक्ट मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तो प्रोटॉन्स को वो कहीं से भी पास नहीं होने देंगे, सिर्फ F0 F1 चैनल के थ्रू वो पास होंगे प्रोटॉन्स। एंड आपका देन F0 F1 पार्टिकल आपने देख लिया, वो तीसरी रिक्वायरमेंट। और चौथी रिक्वायरमेंट आपका प्रोटॉन पंप, यानी प्रोटॉन की सप्लाई होती रहनी चाहिए, तो वो आपकी फोटोलाइसिस के थ्रू होगी, आपके प्लास्टोक्विनोन के थ्रू होगी, इन दो के थ्रू आपके प्रोटॉन्स ल्यूमेन में आएंगे, ठीक है, ल्यूमेन में रहेंगे। एंड एक और तरीका होता है जो मैं अभी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के डायग्राम में बताऊंगा। चलो, तो अब आ जाओ केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब यहाँ देखो इस डायग्राम में, एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत इजी है, बहुत प्यारा डायग्राम, ठीक है, बहुत प्यारा डायग्राम है ये, ठीक है बेटा। ये आपका दैट इज ये डायग्राम, बेटा ये डायग्राम सबको क्लियर है क्या, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, अब थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ बच्चों, अभी क्लियर है डायग्राम सभी को? यस सर ओके बच्चों, ओके ठीक है, चलो, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। चलो, अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट, इस डायग्राम पे फोकस है। ठीक है, एनसीईआरटी में बेटा आप लोग अपना कोई नहीं, शिल्पा ब्लर है मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप ना थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक खोल लो, आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए अभी, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बायोलॉजी क्लास में एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, ना जाने कहाँ पे जरूरत पड़ जाए।
तो वो एनसीईआरटी बुक बेटा है रितिका, अविनाश, आराधना, शिल्पा, तुम लोगों के पास अभी? यस सर। ठीक है ना, ये पेज ओपन कर लिया बेटा आपका? ठीक है अविनाश बेटा। आराधना, शिल्पा, तुम दोनों पे नहीं है क्या? जल्दी बताओ बेटा, बुक है कि नहीं? अरे यार है ना, चलो वेरी गुड। आराधना तुम पर? यस सर है। शाबाश। तो अब सारे बस ये कैमियो ऑस्मोटिक वाला डायग्राम सामने खोल के बैठ जाओ। ठीक है, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, समझना। ठीक है, बहुत इजी है। आधी चीज तो तुम अभी वो उस डायग्राम में, पिछले वाले डायग्राम में सीख गए। बस एक पॉइंट यहाँ देखना है। ये है आपका अंदर ल्यूमेन। एक सेकंड, इसको थोड़ा मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ। ये तो है अंदर वाला आपका ल्यूमेन, ये लिखा भी है दैट इज ल्यूमेन, यहाँ पे आपका ये ल्यूमेन है। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा है हाई प्रोटॉन्स, यानी यहाँ प्रोटॉन्स ज्यादा है। बाहर आपका ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में आपके लो प्रोटॉन्स है। ओके, तो ये आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। एज आई टोल्ड यू, स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स कम होंगे, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। तो प्रोटॉन आपके यहाँ पे दो तरीके से ल्यूमेन में आए। पहले तो आपने देखा, एक तो आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या? फोटो सिस्टम सेकंड में आपका जो फोटोलाइसिस हो रही थी, उसमें आपका ये प्रोटॉन्स बन रहे थे। तो ये प्रोटॉन्स आपके यूज हो रहे हैं एटीपी बनाने में, दैट इज यहाँ एटीपी बनाने में ये यूज होंगे। तो एक तो ये प्रोटॉन्स यूज हो गए। दूसरे प्रोटॉन्स यहाँ आप देख रहे हो आ रहे हैं इधर से। ये कौन लेकर आ रहा है? आपका प्लास्टोक्विनोन। जो प्रोटॉन्स आपके स्टोमा में प्रेजेंट थे, वो प्रोटॉन्स आपके प्लास्टोक्विनोन से बाइंड हो जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन के साथ उनको लेके आता है। इलेक्ट्रॉन को तो पास कर देता है साइटोक्रोम B6F पर, और प्रोटॉन्स को रिलीज कर देता है आपके दैट इज ल्यूमेन के अंदर। तो इन दो तरीके से आपका क्या हुआ, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ल्यूमेन में। तीसरा स्टेप जो मैंने बताया था कि आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करता है, वो है बेटा यहाँ आपका प्रोटॉन्स का यूज होना। जो आपके NADP आयंस थे ये रिड्यूस हो रहे हैं, दे आर गेटिंग रिड्यूस। तो यहाँ आपके जो प्रोटॉन्स हैं, वो प्रोटॉन आपके NADP आयंस के संग बाइंड हो जा रहे हैं और आपका NADPH बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेज या FNR। ये FNR क्या है? एंजाइम है, जो मैंने अभी आपको समझाया था, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ठीक है रितिका बेटा, FNR समझ में आ गया आपको? दैट्स द नेम ऑफ एंजाइम, फेरेडॉक्सिन यस सर। NADP रिडक्टेज। ठीक है ना, फेरेडॉक्सिन कहां से आ गया? ये आपका वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था फोटो सिस्टम फर्स्ट का, FD। तो उसी के नाम पर ये FNR नाम रख दिया। तो दैट्स हाउ आपका ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया तीन तरीके से। बेटा समझ में आ गया प्रोटॉन ग्रेडियंट अब आपका कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन कैसे हो रही है? भाई प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका कहाँ ज्यादा है? ल्यूमेन के अंदर ज्यादा है, स्ट्रोमा में कम है। यानी ल्यूमेन के अंदर कंडीशन कैसी हो जाएगी? एसिडिक। स्टोमा के अंदर कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी? बेस। और ये आपका सीधा सीधा नीट का क्वेश्चन उठा के डाला गया है। इज इट क्लियर कि आपका एसिडिक कंडीशन कहाँ है ल्यूमेन के अंदर, बेस कंडीशन कहाँ है स्टोमा के अंदर, दैट इज। और प्रोटॉन्स की ग्रेडियंट को मेंटेन कौन कर रहा है? तीन तरीके से मेंटेन हो रहा है। एक आपका फोटोलाइसिस के थ्रू, दूसरा आपका प्लास्टोक्विनोन जो प्रोटॉन्स को लेके आ रहा है आपके अंदर ल्यूमेन में, और तीसरा जो प्रोटॉन्स आपके NADP आयंस यूज कर रहे हैं और रिड्यूस होकर बना देते हैं NADPS। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। सर फिर आराधना? से एक बार रिपीट। हाँ जी बिल्कुल। आई सेड ओनली वन थिंग कि आपका जो प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन है बेटा, वो मेंटेन कैसे हो रही है, प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन कैसे हो रहा है? तो तीन तरीके से। एक तो ये फोटोलाइसिस के थ्रू, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिखा रखा है यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हो रहा है यानी फोटोलाइसिस। इसमें आपके प्रोटॉन्स बने, ये प्रोटॉन आपके यूज हो गए, जिसकी वजह से इन प्रोटॉन की बनने की वजह से एक तो ल्यूमेन में कंसंट्रेशन बढ़ गई इनकी प्रोटॉन्स की। दूसरा कंसंट्रेशन ल्यूमेन में कैसे बढ़ी प्रोटॉन्स की? जो आपके स्टोमा में प्रोटॉन्स थे उनको प्लास्टोक्विनोन लेकर आ गया अंदर और ल्यूमेन में छोड़ दिया। तो ल्यूमेन में ये प्रोटॉन्स आ गए यहाँ पे, तो इस वजह से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। दो तो ये तरीके हैं जिससे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ रही है। तीसरा तरीका क्या है कि आपके जो प्रोटॉन्स बाहर हैं स्टोमा में, वो NADP आयंस के साथ यूज हो जा रहे हैं और NADPH बना रहे हैं। भाई आराधना समझना, अविनाश, रितिका एंड शिल्पा, बेटा ये जो प्रोटॉन्स हैं आपके, ये जब NADP आयंस के संग यूज हो जाएंगे तब भी तो बेटा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट अविनाश, आराधना, शिल्पा, यस रितिका। सर। रितिका एंड आराधना, शिल्पा, तीनों को क्लियर हुई वाली बात? यस सर। यस सर। शिल्पा? यस सर तो बोल दो एटलीस्ट, ये भी चिट्ठी लिख के भेजोगे।
तो दैट इज, ये तुम्हारा 3 तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा बच्चों, ये तुम्हारा जो प्रोटॉन यहाँ पे डेवलप हुआ है ठीक है, उसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे सीधा सीधा ये देखो, आप समझना, प्रोटॉन की, प्रोटॉन ग्रेडियंट तो आप समझ गए कैसे डेवलप हुआ। ये आपकी इंटैक्ट मेम्ब्रेन है, जो मैंने अभी समझाया था कि प्रोटॉन्स को कहीं से भी पास नहीं होने देगी। देन इसके अलावा आपका क्या था, प्रोटॉन पंप, वो आपने देख लिया कि भाई ये है, एक यहाँ से प्रोटॉन आ रहा है और एक बाहर आपका जो प्रोटॉन आयंस है एनएडीपी आयंस के संग यूज हो जा रहे हैं। तो देन इसके अलावा अब आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, अब आपका आ गया बेटा यहाँ पे F0F1 पार्टिकल। अब मैंने आपको बताया कि आपका यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट है तो आप CF1 और CF0 दिखा देते हो इनको। है वो सेम वही कंडीशन जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में थी, कि यहाँ पे भाई अब आपके प्रोटॉन अंदर ज्यादा हैं लूमेन में और बाहर कम थे अभी। तो भाई यहाँ से प्रोटॉन्स आपके क्या होंगे, पास होंगे, इस CF0 CF1 पार्टिकल से पास होंगे। यहाँ आपका CF1 में क्या होगा, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होगा। तो ये जब पास होंगे प्रोटॉन्स तो बहुत हाई स्पीड से प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करेंगे, जिस वजह से एडिनो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। इज इट क्लियर नाउ? कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझ में आ गई बच्चों सभी को? अब रितिका, अविनाश, आराधना, शिल्पा, इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? अब तो किसी कोई डाउट नहीं रहना, Yes, आराधना बेटा? sir. चलो, वेरी गुड। Yes, sir. तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया प्लास्टोक्विनोन को। अब भाई आपका प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो आपके स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उन प्रोटॉन्स को भी लेगा साथ में, ये यहाँ पे साथ के साथ। तो इसने यहाँ पे जो ये प्रोटॉन्स थे इनको भी साथ में ले लिया और इन प्रोटॉन्स को कहाँ फेंक दिया, अंदर फेंक दिया। तो ये देख रहे हो यहाँ पे ये प्रोटॉन्स आ रहे हैं, ये प्रोटॉन्स आपके कहाँ से आए हैं, ये प्रोटॉन आपका प्लास्टोक्विनोन जो लेकर आया था साइटोक्रोम B6F के थ्रू, उसने यहाँ अंदर फेंक दिया इनको एंड इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया साइटोक्रोम B6F पे। फिर यहाँ से आपका साइटोक्रोम B6F क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है आपको किसको, दैट विल बी पास टू द प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन पास कर दिया आपका फोटोसिस्टम फर्स्ट पे एंड देन यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वही फेराडॉक्सिन FD। फेराडॉक्सिन से ये आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे फेराडॉक्सिन से आपका ये इलेक्ट्रॉन आपका पास कर दिया जाएगा किसको, दैट इज आपके NADP आयंस को। NADP आयंस क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटॉन आपका NADPH बना लेंगे, तो ये प्रोटॉन्स यहाँ पर भी यूटिलाइज हो गए, दैट इज हाउ। और आपका इलेक्ट्रॉन यूज हो गए यहाँ पे, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हुआ, यहाँ पे जो ये प्रोटॉन्स अंदर आए थे आपका ये फोटोलाइसिस की वजह से और आपके जो प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन लिख रहा था, उन प्रोटॉन्स को आपका कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, आपके ये आपका CF0 CF1 पार्टिकल है, दैट इज CF1 और CF0 पार्टिकल। CF1 में क्या होगा, एटीपी सिंथेस एंजाइम, तो यहाँ से प्रोटॉन्स पास होंगे और आपका एडेनोसिन डाइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस क्या बना देगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP बना देगा। रितिका, अविनाश, आराधना, शिल्पा, इज इट क्लियर बच्चों? ये डायग्राम भी समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें एक चीज और बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन दिखाया है, ये जो चीज दिखाई है वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन वाली है, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, जो मैंने ट्रिक बताई थी ना, फैंटास्टिक प्लेस CP, ये साइक्लिक के लिए थी, फोटो सिस्टम फर्स्ट में भी थी। फोटो सिस्टम फर्स्ट में किसके लिए, साइक्लिक के लिए थी, क्योंकि साइक्लिक में आपने देखा था कि आपका इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वापस वहीं आ जाता है। तो यहाँ यही चीज बताई फोटो सिस्टम सेकंड से, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका फेराडॉक्सिन पे गया, फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6F पर गया, ठीक है, आपका फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन से आपका प्लास्टोक्विनोन पे, प्लास्टोक्विनोन से आपका गया साइटोक्रोम B6F पे, B6F से फिर आपका प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से फिर वापस इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ गया, फोटोसिस्टम फर्स्ट में। इज इट क्लियर रितिका, अविनाश, आराधना, शिल्पा? Yes, sir. बाकी बच्चों को? Yes, sir. चलो, ग्रेट। शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो ना? ठीक है जी, चलो।
अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। डार्क रिएक्शन की हम डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, कैल्विन साहब ने इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने यहाँ सबसे पहले आपका रेडियो आइसोटोप जो थे टेक्निक, उसको यहाँ पे इन्होंने यूज किया था। रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक, इसको यूज किया था। तुम लोगों को याद है शायद कि मैंने ये चीज आपको जब वाटर फोटोसिंथेसिस में स्टार्टिंग बताया था, फोटोलाइसिस जब होती है तो उसमें आपको जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता था वो वाटर से मिलता था। वहां पर भी मैंने ये चीज बताई थी कि आप यहाँ रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हो, जहां मैंने समझाया था कि आप किसी ऑक्सीजन को क्या करोगे, उसको रेडियो आइसोटोप कर दोगे, तो आपको वो ऑक्सीजन जिसको आपने रेडियो आइसोटोप किया है, यानी कोई एक रेडियो एक्टिव से उसको क्या कर दिया, ट्रेस कर दिया, तो वो आपको आराम से नजर आएगा। आपको पता रहेगा कि वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका है जो आपने जिसको आइसोटोप किया था। तो आपको पता रहेगा कि वो किससे आपका बना है, किससे उसकी फॉर्मेशन हुई, यू कैन इजिली ट्रेस इट। तो यहाँ पे भी सेम वही काम किया, इन्होंने रेडियो आइसोटोप को यूज किया था। इन्होंने किया क्या यहाँ पे, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की CO2, इसके अंदर जो ये C है कार्बन, इसको रेडियो आइसोटोप किया था C14 से। C14 है ये आपका, इससे इसको इन्होंने क्या किया, आइसोटोप कर दिया था। यानी यहाँ पे इन्होंने CO2 जो ली थी उसमें कार्बन जो था वो C14 कार्बन था, ताकि ये इसको पहचान सके आसानी से। दैट वाज, ये था यहाँ पे। ओके, देन इसके बाद इन्होंने क्या किया, नाउ नेक्स्ट, अब इन्होंने यहाँ पे बेटा जो आपको दूसरी पॉइंट चीज समझनी है, यहाँ इन्होंने आपकी यूनिसेलुलर एल्गी का यूज किया। आपकी यूनिसेलुलर एल्गी का यहाँ पे इन्होंने यूज किया था, दैट वाज क्लोरेला। ठीक है, ये आपकी यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है, दैट इज, ठीक है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, इट्स अ ग्रीन एल्गी। तो इसके बारे में इसका इन्होंने यूज किया था। ठीक है, यहां इन्होंने क्या किया था, जो क्लोरेला की फोटोसिंथेसिस कर रहा था, क्योंकि ग्रीन एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही, तो ये CO2 जो यूज कर रहा था वो आपकी रेडियो आइसोटोप जो आपकी C14 CO2 थी उसको यूज कर रहा था। ठीक है, देन इसके बाद क्या किया, देन इसके बाद इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, कि इन्होंने इस एल्गी सेल्स को किल कर दिया। जो ये एल्गी सेल्स थी इनको किल कर दिया। किल करने के बाद इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट केमिकल था उसको आइसोलेट कर दिया, दैट ही आइसोलेट क्लोरोप्लास्ट केमिकल। इसको इन्होंने आइसोलेट कर लिया, क्लोरोप्लास्ट केमिकल को, इसको इन्होंने आइसोलेट कर लिया। अब इन्होंने जब इस केमिकल को आइसोलेट किया बेटा, क्लोरोप्लास्ट केमिकल को आइसोलेट किया, तो सपोज करो इनको जो सबसे पहले जो केमिकल मिला क्लोरोप्लास्ट का, वो मिला इनको, सपोज करो आपका ए। ठीक है, एक रैंडम नाम ले रहा हूँ, ए इनको सबसे पहले ये एक केमिकल मिला। इस केमिकल को इन्होंने जब चेक किया तो ये आपका क्या था, दैट इज रेडियो एक्टिव था। इसके अंदर इनको ये C14 कंपाउंड दिखा, इसके अंदर रेडियो एक्टिव का मतलब दैट कंटेन सी, आपका C14, दैट इज, इसके अंदर ये C14 इनको दिखाई दिया। उसके कुछ टाइम इंटरवल के बाद इन्होंने दूसरे प्रोडक्ट को चेक किया, कुछ टाइम के बाद उन्होंने फिर से चेक किया, तब इसके अंदर इनको क्या दिखाई दिया, आपका ए प्रोडक्ट के साथ साथ कोई बी प्रोडक्ट भी दिखाई दिया। और ये बी प्रोडक्ट भी कैसा था, रेडियो एक्टिव था, दैट वाज आल्सो रेडियो एक्टिव, यानी ये भी C14 था इसमें भी। एंड देन इसके कुछ समय के बाद इन्होंने फिर से प्रोडक्ट चेक किए, तो अब इनको ए के साथ बी भी दिखाई दिया और बी के साथ साथ इनको सी भी दिखाई दिया, ये भी रेडियो एक्टिव था। तो अविनाश, आराधना, रितिका एंड शिल्पा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब इन्होंने इस जो आपकी यूनिसेलुलर एल्गी थी इसको यूज किया था, एंड यहाँ इसको क्या दी, आपकी C14 CO2 दी, एंड देन जब इसने फोटोसिंथेसिस करी उसके बाद इन्होंने इस एल्गी को किल कर दिया। और फिर जब इसके क्लोरोप्लास्ट को इन्होंने आइसोलेट करा, उसके अंदर केमिकल्स को देखा, तो जो सबसे पहला केमिकल इनको रेडियो एक्टिव नजर आया वो फर्स्ट नजर आया ए। फिर कुछ कुछ टाइम के बाद, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल, ये मैं लिख देता हूँ, रेगुलर इंटरवल्स के बाद
कुछ कुछ इंटरवल के बाद जब ये चेक किया इन्होंने, तो सबसे पहले इनको ए प्रोडक्ट देखा जो रेडियो एक्टिव था, फिर कुछ टाइम के बाद देखा तो इनको बी प्रोडक्ट नजर आया, ए के साथ साथ ये भी रेडियो एक्टिव था, और फिर इनको सी नजर आया। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले ए बना, फिर ए से बना बी जिसमें रेडियो एक्टिव इनको नजर आया, और फिर बी से बना इनका सी। तो ये इन्होंने एक पाथवे फाइंड आउट किया कि नहीं किया? रितिका, अविनाश, आराधना, शिल्पा, बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. दैट्स हाउ ही फाइंड आउट द पाथवे। इस तरह से इनको पाथवे ये फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने जब इसको डिटेल में पढ़ा, तो ये चीज आप जानते हो कि भाई आज की डेट में कि सबसे पहले इनको इन्होंने जब इसको इस साइकिल को इन्होंने डिटेल में पढ़ा, तो यहाँ पे इनका जो 3 कार्बन कंपाउंड था वो क्या था? दैट वाज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम 3PGA बोलते हैं। यानी थर्ड पोजीशन पे आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, फॉस्फेट होता है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बोलो इसे, या फिर ग्लिसरिक एसिड बोलो, जो आप चाहो वो बोल सकते हो एज यू विश। तो यहाँ पे आपका पहला कार्बन प्रोडक्ट जो होता था 3 कार्बन का होता था। दिस इज द फर्स्ट कार्बन कंपाउंड जो बनता है इसमें। ठीक है, ये 3 कार्बन का बनता था, इसलिए जिन पौधों में ये बना, जिन प्लांट्स के अंदर ये बना, उन प्लांट्स को आपने क्या नाम दे दिया? C3 प्लांट्स। दे आर कॉल्ड C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स उनका नाम पड़ गया, जिनके अंदर PGA बन रहा था। अब सभी प्लांट्स के अंदर PGA नहीं बनता था, कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनके अंदर आपको मैंने बताया भी था कि 4 कार्बन कंपाउंड बनता था। 4 कार्बन कंपाउंड क्या था? दैट इज ऑक्सलो एसिटिक एसिड, OAA। बहुत से प्लांट के अंदर ये बनता था 4 कार्बन का कंपाउंड। तो ऐसे प्लांट्स को हमने क्या बोल दिया? C4 प्लांट्स बोल दिया। इज इट क्लियर? ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे बेटा। यहां तक समझ में आई बात? बैकग्राउंड क्लियर हुआ कैसे कैल्विन साइकिल की डिस्कवरी हुई थी? एंड C3 और C4 क्या होते हैं? हाँ बच्चों, Sir. अविनाश बेटा, अविनाश, रितिका, आराधना, कोई डाउट बेटा यहां तक? शिल्पा? No, sir. ठीक है, ओके। C3 साइकिल मैं क्लियर कर देता हूँ पूरी आज बस आपको, डार्क क्रिएशन में C3 साइकिल। तो ये तो आपने बेसिक देख लिया कि भाई हुई कैसे डिस्कवरी। अब हम जरा थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं C3 साइकिल में हो क्या रहा है। C3 साइकिल में आपको 3 स्टेप याद रखने होते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन, दैट इज सबसे पहले आपका ये कार्बोक्सिलेशन होता है। फिर उसके बाद आपका होता है रिडक्शन, दिस इज सेकंड स्टेप। और तीसरा होता है रीजनरेशन, दिस इज योर थर्ड स्टेप सॉरी। ठीक है बेटा, ये 3 स्टेप्स याद रखने, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड देन उसका रीजनरेशन। तो रिडक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा, ज्यादा नहीं है, हल्का सा है, पर आराम से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, सोचना मत, घबराना मत, मैं हूं बस। अब देखो यहाँ हुआ क्या है। सबसे पहले तो जब साइंटिस्ट ने 3 कार्बन का ये कंपाउंड देखा, आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कैल्विन साइकिल, तो भाई सबको ये लगा कि ये 3 कार्बन का है। समझना इस बात को, सबको ये लगा कि भाई ये 3 कार्बन का आपका कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे। बड़ी अच्छी बात है भाई, 3 कार्बन का कंपाउंड बन गया। ठीक है, सब खुश। आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था। ठीक है, ये आपका 3 कार्बन का था। और आपका CO2 जो थी वो आपकी बाइंड होती थी। CO2 कितने कार्बन की थी? 1 कार्बन की थी। तो भाई आपको क्या लगेगा, CO2 जिस मॉलिक्यूल के संग, जिस कंपाउंड के संग बाइंड होगी बेटा, वो कितने कार्बन का होना चाहिए? 2 कार्बन का। आपका कोई जो कंपाउंड था बेटा, सबको ये लगा शुरुआत में कि यहाँ पे भाई आपका जो ये कंपाउंड है ये 2 कार्बन का है। इस 2 कार्बन के कंपाउंड के संग जब 1 कार्बन का CO2 बाइंड करेगा, तब आपको ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल मिल रहा था। बात समझ में आई रितिका, अविनाश, आराधना, शिल्पा? Yes, sir. ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती कर गए सब, यहीं पर गलती कर गए। ये आपका 2 कार्बन का कंपाउंड नहीं था। इसको जब डिटेल में पढ़ा गया, देखा गया, तो पता चला भाई कि आपका यहाँ पे 5 कार्बन का CO2 एक्सेप्टर होता है। 5 कार्बन का ये प्रोटीन है, ये कंपाउंड है, RUBP, रुबिलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड के संग बाइंड करता है, दैट इज। ठीक है, ये 5 कार्बन का, ये आपका 1 कार्बन का। तो बेटा आपका यहाँ पे जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है वो 3 कार्बन का बन रहा है।
तो बेटा कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पे 3 कार्बन के? फिर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बात समझ में आई? अविनाश, रितिका, आराधना, शिल्पा? हाँ बच्चों, डन? कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई नहीं ना? क्लियर बात बच्चों? अब मैं इसी को थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, आपका RuBp जो था 5 कार्बन का, ये आपका CO2 के संग बाइंड करता था जो 1 कार्बन का था, लेकिन एक्चुअल में ये एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता था जो हाईली अनस्टेबल होता है। ध्यान रखना, आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। एनसीईआरटी में नाम लिखा, लाइन लिखिए, इट्स अ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। तो भाई फर्स्ट स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले भी कोई कंपाउंड बना है जो कि आपका हाईली अनस्टेबल होता था। तो आपका RuBp और CO2 जो बाइंड करती है तो आपका 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जिसको हम आज तक आइसोलेट नहीं कर पाए। ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि हम उसको आइसोलेट नहीं कर पाए आज तक। ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड जो होता था, ये आपका ब्रेकडाउन होता था 3 कार्बन के आपके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इज इट क्लियर बेटा? आप सभी को समझ में आ गई बात अच्छे से? रितिका, अविनाश, आराधना, शिल्पा, बहुत अच्छे समझ में आ गई वाली बात? यस सर। ठीक है ना? यस ये सर। चीज ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। आपका पहला स्टेबल कार्बन कंपाउंड भले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, लेकिन ये इससे पहले आपका एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है 6 कार्बन। दैट वाज द कंसेप्ट। शुरुआत में सबको लग रहा है 2 कार्बन है, बट 2 कार्बन तो था ही नहीं। अब इसी चीज को यहाँ बताया गया। आपका रिबुलोज 15 बिसफॉस्फेट है, ये 5 कार्बन का। ठीक है, आपको पता ही है RuBp जो होता है आपका रुबिस्को एंजाइम के हेल्प से, RuBp जो होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को आपका CO2 और ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। यू ऑल नो वेरी वेल, मैंने आपको ये चीज बता दी है यहाँ पे। आपका रुबिस्को जो होता है हाईली अबंडेंट एंजाइम है, इट्स अ अबंडेंट एंजाइम इन प्लांट्स। अबंडेंट एंजाइम बोलो इसको या प्रोटीन बोलो, बिकॉज आपके सारे प्रोटीन एंजाइम्स प्रोटीन्स के ही बने होते हैं मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली आपके एंजाइम्स प्रोटीन्स के ही बने हैं। तो इसको आप चाहे एंजाइम बोलो प्रोटीन बोलो, कोई बात नहीं। तो हाईली अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट आपका रुबिस्को है।